नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकुलरिज्म के बारे में, जो इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत ही चर्चित शब्द है। तो इस वीडियो में हम विस्तार से देखेंगे कि सेकुलरिज्म का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, और फिर हम देखेंगे कि हमारा जो इंडियन सेकुलरिज्म है, वो जो वेस्टर्न सेकुलरिज्म है, जो पश्चिमी सभ्यता के देश हैं, वहाँ पर जो सेकुलरिज्म प्रैक्टिस होता है और जो भारत में सेकुलरिज्म प्रैक्टिस होता है, उन दोनों में फ़र्क क्या है। और हम देखें कि कौन से सेकुलरिज्म की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है। तो सारी चीज़ों को हम विस्तार से कवर करने वाले हैं। काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखेगा। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब अवश्य करेगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सेकुलरिज्म का आसान भाषा में शब्द होता है सेपरेट फ्रॉम रिलीजन। धर्म से बिल्कुल ही अलग जो कंसेप्ट है वो सेकुलरिज्म का है। यानी सेकुलरिज्म में हम धर्म को कंसीडर नहीं करते हैं, ये सेपरेट माना जाता है रिलीजन से। सेकुलरिज्म का कोई भी रिलीजियस बेस नहीं होता है, इसका कोई रिलीजियस बेसिस नहीं होते हैं। धर्म से दूर जो चीज़ है वो सेकुलरिज्म है। यहाँ पे इसको इस प्रकार से डिफ़ाइन किया जा सकता है कि ये एक डॉक्ट्रिन है जो कि प्रमोट करती है सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन। यहाँ पे स्टेट का मतलब हुआ जो हमारी सरकार है, जो हमारी गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट जो है वो सेपरेट है रिलीजन से, उसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार की जो डॉक्ट्रिन है, इस प्रकार के जो थॉट्स हैं, उसको जो प्रमोट करती है डॉक्ट्रिन, उसको हम कहते हैं सेकुलरिज्म। तो ये इसकी एक डेफिनेशन है कि सेकुलरिज्म कैन बी डिफाइंड एज द डॉक्ट्रिन दैट प्रमोट्स, क्या प्रमोट करेगी ये, सेपरेशन ऑफ स्टेट। स्टेट मैंने आपको बताया यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, जो पावर में है, तो सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन, की स्टेट का धर्म से कोई भी लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये भी हुआ कि ऑल रिलीजन्स आर गिवन, सारे के सारे धर्मों को बराबरी का अधिकार है, इक्वल स्टेटस है, इसके साथ साथ इक्वल रिकॉग्निशन है। कोई भी धर्म एक दूसरे से बड़ा छोटा नहीं है, सारे इक्वल हैं, सारों की इक्वल रिकॉग्निशन है। इसके साथ साथ हम सारों को सपोर्ट करते हैं। ये जो सपोर्ट करने वाला कंसेप्ट है ये इंडियन है। आगे हम देखेंगे कि इंडियन सेकुलरिज्म और वेस्टर्न सेकुलरिज्म के बीच में क्या फ़र्क है, वहाँ पे हम इस चीज़ को विस्तार से कवर करेंगे। तो यहाँ पर सेकुलरिज्म का मतलब एक ये भी है कि हर धर्म का इक्वल स्टेटस है, हर धर्म को रिकॉग्निशन है और हर धर्म को हम सपोर्ट करेंगे। किसके द्वारा ये सब किया जाएगा, स्टेट के द्वारा। माने जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो हर धर्म को इक्वल स्टेटस देगी, इक्वल रिकॉग्निशन देगी और इक्वली सपोर्ट करेगी। ये मतलब है सेकुलरिज्म का। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी किसी भी व्यक्ति के साथ, कोई भी पार्शियलिटी नहीं होगी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ऐसा नहीं है कि कोई एक्सवाइजेड व्यक्ति किसी पर्टिकुलर धर्म से आता है तो उसके साथ हम डिस्क्रिमिनेशन करें या उसके साथ पार्शियलिटी करें सिर्फ इसीलिए कि वो एक अलग धर्म से आ रहा है। तो जो सेकुलर स्टेट है या जो सेकुलरिज्म है, वहाँ पे धर्म के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे किसी भी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन या किसी भी प्रकार की जो पार्शियलिटी है वो नहीं होनी चाहिए। ये सेकुलरिज्म का मतलब है। अब हमारे भारत का जब संविधान बना था तो वहाँ पर सेकुलरिज्म शब्द नहीं था, इसको बाद में संविधान में इंक्लूड किया गया था। तो 42nd अमेंडमेंट जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जो 1976 में आई, वहाँ पे सेकुलरिज्म इंक्लूड किया गया। और ये 42nd अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन की 1976 में, ये स्टेट करती है कि इंडिया एक सेकुलर नेशन है, भारत एक सेकुलर देश है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे भारत में जितने भी धर्म, जितने भी रिलीजन्स हैं, उन सारों को इक्वल स्टेटस है, बराबरी का स्टेटस है। कोई भी धर्म एक दूसरे से बड़ा छोटा नहीं है। ये मतलब है सेकुलरिज्म का। अब हम बात करते हैं कि इंडिया में सेकुलरिज्म का क्या मतलब है। देखिए, हमारे भारत में सेकुलरिज्म जो है वो सबसे पहले हमारे इंडिया का जो प्रियम्बल है वहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया इंडिया में सेकुलरिज्म बताओ कहाँ पे लिखा है, तो ये प्रियम्बल में लिखा है। भारतीय संविधान के प्रियम्बल में सेकुलरिज्म सबसे पहले रिफ्लेक्ट होता है। मतलब यहाँ पे यही हुआ कि गवर्नमेंट जो है वो रिलीजन से सेपरेट है, अलग है, गवर्नमेंट का धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं है। अब इंडियन सेकुलरिज्म की जो फिलॉसफी है वो है सर्वधर्म समभाव। सर्वधर्म समभाव,
ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं हमारे भारत में जिन्होंने प्रमोट किया है। जैसे महात्मा गांधी जी ने इसको प्रमोट किया है, स्वामी विवेकानंद जी ने इसको प्रमोट किया है। महात्मा गांधी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं इस देश में। इनसे रिलेटेड एग्जामिनेशन में काफ़ी सवाल बनते हैं। तो इनसे रिलेटेड मैंने सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को एक अलग वीडियो में कवर किया है, उसको ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। फिर ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनको गांधी उपनाम से जाना जाता है, जैसे कि फ्रंटियर गांधी, पहाड़ी गांधी। तो ये सारे जितने भी लोग हैं जो गांधी उपनाम से जाने जाते हैं, इनको भी मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके साथ साथ महात्मा गांधी को भी काफ़ी उपनाम से जाना जाता है। जैसे आप बताइए कि महात्मा गांधी को नंगा बाबा किसने कहा था, महात्मा गांधी को मिक्की माउस किसने कहा था। तो इन सब चीज़ों को भी मैंने अलग से एक वीडियो में कवर किया है। इन तीनों वीडियोज़ के लिंक्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तीनों वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या फिर आप सीधे मेरी प्लेलिस्ट में जाइए महात्मा गांधी, वहाँ पे आपको महात्मा गांधी जी से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ मैंने कवर की हैं वो सारी वीडियोज़ एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वीडियोज़ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने जैसे मर्जी उसको देखना हो देख लीजिएगा, लेकिन देखिएगा ज़रूर, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक जो वीडियो मैंने बताई जहाँ पे मैंने 100 से ज़्यादा जीके क्वेश्चंस को कवर किया है एमसीक्यूज़ के माध्यम से महात्मा गांधी से रिलेटेड, उसे तो एग्जामिनेशन से पहले ज़रूर देख ही लीजिएगा, क्योंकि वो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हमारा जो भारत का सेकुलरिज्म है वो किस फिलॉसफी से रिलेटेड है, सर्वधर्म समभाव से रिलेटेड है। अब देखिए, भारत का ऑफिशियली कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है। जब भारत की बात पूरी दुनिया में होती है तो ये नहीं कहा जाता है कि ये मुस्लिम कंट्री है, हिंदू कंट्री है, क्रिश्चियन कंट्री है ना। जैसे बहुत से ऐसे देश हैं जिनको धर्म के नाम से जाना जाता है। जैसे पाकिस्तान क्या है, एक मुस्लिम कंट्री है। बांग्लादेश क्या है, एक मुस्लिम कंट्री है। मगर हमारा भारत क्या है, हमारा भारत हिंदू कंट्री नहीं है, हमारा भारत सेकुलरिज्म है। जब धर्म के नाम पे इस देश का विभाजन हुआ तो धर्म के नाम पे विभाजन होने के बाद भी जो हमारा देश बना उसको हमने हिंदू कंट्री या रिलीजियस कंट्री नहीं बनाया, हमने वहाँ पर सेकुलरिज्म को चुना, हमने सेकुलर ईथोस को चुना। तो यहाँ पे हमारी स्टेट का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, हम सेकुलर हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे अलग अलग पर्सनल लॉज जो हैं वो काम करते हैं, चाहे वो डाइवोर्स के लिए हो, मैरिज के लिए हो, इनहेरिटेंस के लिए हो या एलमनी के लिए हो। और ये धर्म से धर्म अलग अलग धर्मों में वेरी करते रहते हैं। तो बहुत से ऐसे धर्म हैं जिनका अपना एक पर्सनल लॉ है, और ये जो पर्सनल लॉ है ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ये मैरिज में यूज़ होगा, डाइवोर्स में यूज़ होगा, इनहेरिटेंस में यूज़ होगा और एलुमनी में यूज़ होगा। अब इंडियन सेकुलरिज्म जो है इसका एक एम ये है कि जितने भी अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं वो पीसफुली, शांति से कोएग्जिस्ट करें। कोएग्जिस्टेंस को अचीव करना ये एम है इंडियन सेकुलरिज्म का। इसीलिए हमारा भारत जो है वो हर धर्म की रिस्पेक्ट करता है और हर धर्म को बराबर का समझता है, किसी को भी ऊपर नीचे नहीं समझता। हमारे यहाँ पे सारे धर्म बराबर हैं। अगर हम सेकुलरिज्म के फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे इक्वल रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन ऑफ ऑल रिलीजन्स बाय द स्टेट। स्टेट यहाँ पे ध्यान रखिए क्या है, जो गवर्नमेंट है। तो जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा जितने भी धर्म हैं उन सारों को इक्वली रिकॉग्नाइज किया जाएगा और उन सारों को इक्वली रिस्पेक्ट किया जाएगा। ये हमारे सेकुलरिज्म का पहला फीचर है। फिर आता है नो इंटरफेरेंस इन द फंक्शंस ऑफ एनी रिलीजन बाय द स्टेट। एक जो धर्म है उसका जो भी फंक्शंस हैं, जो भी अपने धर्म जिस प्रकार से वो काम कर रहा है या जैसे भी वो उनके पर्सनल बिलीव्स हैं, उसमें जो स्टेट है उसकी कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे बात ये भी आती है कि कई ऐसे भी प्रैक्टिसेस हो सकती हैं जो प्रैक्टिसेस किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही हैं। अब यहाँ पे इस लाइन को पकड़ के कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता है कि अगर कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस है जहाँ पे किसी, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, कि महिला के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि स्टेट उसको नहीं रोक सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे सेकुलरिज्म का फीचर है कि धर्म के जो भी फंक्शंस हैं उसमें स्टेट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ये बात नहीं है। यहाँ पे बात फिर फंडामेंटल राइट्स की भी आएगी कि जो एक महिला का फंडामेंटल राइट है या किसी भी एक पर्टिकुलर बीइंग का फंडामेंटल राइट है और वो अगर उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसके फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है, तो वहाँ पे आप ये जस्टिफाई नहीं कर सकते हो कि ये हमारे धर्म की फंक्शनिंग है, क्योंकि वहाँ पे जो एक इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट है उसको तवज्जो ज़्यादा दी जाएगी, ना कि तुम्हारे रिलीजन के फंक्शंस की। तो
तो यहाँ पे यही एक कारण है कि ये जो चीज़ें हैं ये इंटरप्रिटेशन के लिए ओपन हमेशा रहती हैं, और इन चीज़ों की इंटरप्रिटेशन कौन करता है? माननीय न्यायालय करता है, जुडिशरी करती है। लेकिन यहाँ पे फिर भी आपने ध्यान रखना है कि ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि जो स्टेट है उसका किसी भी रिलीजन की फंक्शनिंग में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, अनटिल और अनलेस वो जो फंक्शनिंग है वो किसी भी इंडिविजुअल के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको वायलेट ना करे। फिर यहाँ पे आता है नो डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट बेस्ड ऑन रिलीजन। जो स्टेट है उसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन इन इंडिया। भारत का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, जैसे मैंने पहले भी कहा। जैसे पाकिस्तान है एक मुस्लिम कंट्री है, बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री है, दुनिया में कई क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं, लेकिन भारत हिंदू कंट्री नहीं है। भारत का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। अब हमारे यहाँ पे आर्टिकल 25 आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो ये बताता है कि हर एक इंडिविजुअल को राइट है, अधिकार है अपने धर्म को प्रैक्टिस करने का, उसे प्रोफेस करने का और उसको प्रोपेगेट करने का, उसको फैलाने का। ये एक अधिकार है जो आर्टिकल 25 देता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अब देखिए भारत में जो सेकुलरिज्म है, तो ये ऐसा नहीं है कि संविधान में लिखा है तो ही हम सेकुलर देश बने। हमारे यहाँ पे सेकुलरिज्म की बहुत पुरानी हिस्ट्री है। एंशियंट इंडिया से लेके तो अभी तक हमारा भारत जो है वो सेकुलर रहा है। तो हम सेकुलरिज्म की हिस्ट्री देख लेते हैं। भारत में सेकुलरिज्म डीप रूटेड है, काफ़ी गड़ा हुआ है हमारे भारत के इतिहास में। सेकुलरिज्म इन इंडिया इज़ नॉट अ न्यू कंसेप्ट एट ऑल। सेकुलरिज्म भारत के लिए बिल्कुल भी नया कंसेप्ट नहीं है, बल्कि ये जितनी इंडस वैली सिविलाइजेशन पुरानी है उतना ही पुराना कंसेप्ट है सेकुलरिज्म का। तो अब हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम सेकुलरिज्म को देखते हैं एंशियंट इंडिया में। देखिए हमारे भारत में हमेशा से बहुत ज़्यादा रिलीजन्स रहे हैं या फिर अलग अलग रिलीजियस सेक्ट्स रहे हैं, और हमेशा से वो कोएग्जिस्ट किए हैं। रिलीजियस सेक्ट्स SCCTS ये आप सब जानते हैं। जैसे हमारे हिंदुज़म की ही बात करें तो यहाँ पे शिवाइट आया, वैष्णवाइट आए, यहाँ पे शक्तिज़म आया, लेकिन उसके बावजूद भी कभी एक दूसरे में तलवारें नहीं चली, लड़ाई झगड़े नहीं हुए, बल्कि इन्होंने कोएग्जिस्ट किया। तो ये जो कोएग्जिस्टेंस है ये हमारे देश की और हमारे जो कल्चर है भारत का उसकी पहचान है। और ये जो कोएग्जिस्टेंस है, ये जो सेकुलरिज्म है, ये सेंचुरीज़ के साथ साथ इवोल्व हुआ है। ये और ज़्यादा गहरा होता गया है, और ज़्यादा इसने कोएग्जिस्टेंस समय के साथ बढ़ाई है अलग अलग मतों के साथ। अब हमारे यहाँ पे वेद आए, उपनिषद आए, पुराण आए, और उनकी अलग अलग प्रकार की इंटरप्रिटेशंस आई, और उन इंटरप्रिटेशंस ने कई बार एक दूसरे की इंटरप्रिटेशंस का खंडन भी किया, विरोध भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे लड़ाई झगड़े नहीं हुए, बल्कि एक दूसरे के खंडन का, एक दूसरे का जो कटाक्ष किया गया उसका हमने सम्मान किया। एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है वो कभी भी यहाँ पे नहीं खोई गई, बल्कि हमेशा इस कल्चर में म्यूचुअल रिस्पेक्ट रही, और एक दूसरे का खंडन करते हुए ही हमारा जो कल्चर है वो इवोल्व हुआ। तो ये हिंदुइज़्म में हाईलाइट करता है कि किस प्रकार हमारे यहाँ पे जो सेकुलरिज्म है वो डीप रूटेड है। हमें सिर्फ संविधान की ज़रूरत नहीं है ये बताने के लिए कि हम सेकुलर हैं, बल्कि हम सेकुलर हैं बाय कल्चर, बाय नेचर, बाय ट्रेडिशन। ये एक चीज़ है जो आप कहीं पर भी जाके इंटरव्यू में भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पे 4 वेद आए, उपनिषद आए, पुराण आए, और उनकी समय के साथ साथ इंटरप्रिटेशंस भी आई, और उन इंटरप्रिटेशंस में एक दूसरे का खंडन भी हुआ, कटाक्ष भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे कभी भी लड़ाई झगड़े तलवारें ये नहीं चली, बल्कि यहाँ पे एक दूसरे के खंडन का भी, कटाक्ष का भी सम्मान हुआ। ये हाईलाइट करता है जो हिंदुइज़्म में कंसेप्ट है सेकुलरिज्म का। अब एंशियंट इंडिया में हिंदुइज़्म ने या हिंदुओं ने एलो किया कि अलग अलग जो होलिस्टिक रिलीजन्स हैं वो डेवलप हों, और वहाँ पर जो अलग अलग स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस हैं उनको भी वेलकम किया गया। स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे शिवाइट हैं, वैष्णवाइट हैं, शक्तिज़म है, फिर और अलग अलग बतेरे प्रकार के ट्रेडिशंस हैं उनको भी वेलकम किया गया। अब हिंदुइज़्म सेकुलर था, इसीलिए बुद्धिज़्म आया, इसीलिए जैनिज़्म आया, और जब भी ये अलग अलग धर्म आए इनके थोड़े बहुत कॉन्ट्ररी व्यूज़ भी थे, लेकिन यहाँ पे तलवारें नहीं चली, कभी लड़ाई झगड़े नहीं हुए, बल्कि एक दूसरे का हमने सम्मान किया, रिस्पेक्ट करी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्पल्स हैं एंशियंट टाइम्स में, जो कि अलग अलग रिलीजन्स और अलग अलग फेथ्स की जो कोएग्जिस्टेंस है उसको बताता है, उसको शोकेस करता है। अब यहाँ पे एम्परर अशोका पहला ऐसा एम्परर था जिसने अनाउंस किया था कि स्टेट कभी भी किसी भी रिलीजियस सेक्ट के व्यक्ति को प्रोसिक्यूट नहीं करेगी। एंशियंट इंडिया में लोगों के पास
आज़ादी थी अपने धर्म को मानने की, और स्टेट जो थी सिटीजनशिप ग्रांट कर देती थी रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, कि अगर आपका कोई भी धर्म है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर आप हमारे यहाँ पे रहना चाहते हो तो आप रह सकते हो, आपके पास अपने धर्म को मानने की आज़ादी है। कोएग्जिस्टेंस जो है अलग अलग धर्मों की, ये कंटिन्यू रही। इवन जब हमारे भारत की धरती पे बुद्धिज़्म आया, जैनिज़्म आया, उसके बाद इस्लाम आया, क्रिश्चियनिटी आई, फिर भी हम एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट करते रहे। छुट-फुट घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन जब भी भारत की बात आती है, देश की बात आती है, देश हित की बात आती है, देशभक्ति की बात आती है, तो हम सारे एक हैं, हम सारे भारतीय हैं। अब अगर हम बात करें मिडाइवल इंडिया की, तो देखिए भक्ति और सूफ़ी मूवमेंट्स जो थी, इन्होंने सेकुलरिज़्म को सस्टेन करके रखा हमारे भारत में मिडाइवल पीरियड में। इन्होंने सेकुलरिज़्म के जो पॉजिटिव्स थे उनको स्प्रेड किया पूरे समाज में, जैसे कि भाईचारा है, टॉलरेंस है, पीस है, यूनिवर्सलिज्म है, हार्मनी है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो कि भक्ति मूवमेंट और सूफ़ी मूवमेंट ने स्प्रेड किए सोसाइटी में, ताकि जो लोग हैं वो धर्म और इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के, लड़ाई झगड़ों से ऊपर उठ के भाईचारे की बात करें, शांति की बात करें, यूनिवर्सलिज्म की बात करें, टॉलरेंस की बात करें, हार्मनी की बात करें। कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स हुए इन मूवमेंट्स के जिन्होंने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया शांति और सेकुलरिज्म को प्रमोट करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए, जिसमें कबीर दास आते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आते हैं, गुरु नानक देव जी आते हैं, बाबा फरीद आते हैं, मीराबाई आती हैं, संत तुकाराम आते हैं। अब अकबर के समय को भी माना जाता है, जो कि मुग़ल राजा था अकबर, उसके समय को भी ये माना जाता है कि वहाँ पर भी काफ़ी रिलीजियस टॉलरेंस थी और वहाँ पे फ्रीडम ऑफ वर्शिप थी। वहाँ पे किसी को मारा कूटा या दबाया नहीं जाता था अपने धर्म को मानने के लिए। हालांकि कई ऐसे भी मुस्लिम रूलर रहे हैं जिन्होंने हिंदुओं पे या जितने भी बाकी धर्मों के लोग थे अदर देन इस्लाम, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादतियाँ करी और काफ़ी उनको दबाया गया, मारा गया। इस प्रकार की भी काफ़ी चीज़ें हुई। इसमें औरंगज़ेब का एक काफ़ी नाम आता है कि औरंगज़ेब जो था वो बहुत ही इनटॉलरेंट था टूवर्ड्स एनी रिलीजन अदर देन इस्लाम, कि जितने भी इस्लाम के अलावा बाकी धर्म हैं उनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा इनटॉलरेंट था। तो ऐसी बातें औरंगज़ेब या कई ऐसे मुग़ल शासकों के लिए या बाकी मुस्लिम राजाओं के लिए कही जाती है, मगर ऐसा माना जाता है कि अकबर जो था वो थोड़ा कंपैरेटिवली रिलीजियसली टॉलरेंट था और उसके समय फ्रीडम ऑफ वर्शिप थी। अब उसकी जो टॉलरेंस पॉलिसी है उसका एक एविडेंस ये है कि उसने दीन इलाही माने डिवाइन फेथ इसको प्रोमलगेट किया, और ये उसके समय एक मतलब धर्म बनाया गया था दीन इलाही। और ऐसा माना जाता है कि इसमें जो हिंदू धर्म है उसके भी कुछ एलिमेंट्स थे और मुस्लिम धर्म के भी यानी इस्लाम के भी कुछ एलिमेंट्स थे। तो यहाँ से ये पता चलता है कि वो काफ़ी टॉलरेंट था टुवर्ड्स एनी अदर रिलीजन इवन अदर देन इस्लाम। इसके साथ साथ अकबर के समय इबादत खाना जो है ये बनाया गया, इसकी कंस्ट्रक्शन हुई। यहाँ पे अलग अलग रिलीजियस लीडर्स आए और उनको अलो किया जाता था कि वो अपने अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करें। और इवन अकबर की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसमें कई हिंदू उसके मिनिस्टर्स भी थे। अब हम सेकुलरिज्म की बात करें मॉडर्न इंडिया में, तो औरंगज़ेब का समय तो मैंने आपको बताया कि औरंगज़ेब ने काफ़ी ज़्यादा वो इंटॉलरेंट था टुवर्ड्स अदर रिलीजन्स अदर देन इस्लाम मतलब। लेकिन भारत जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के और ब्रिटिश राज के कंट्रोल में आया। अब ऐसा नहीं है कि औरंगज़ेब के इमीडिएट बाद आ गया, कुछ समय बाद आया, लेकिन माना जाता है कि जो डिक्लाइन है मुग़ल्स का वो शुरू हो गया था औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद। 1707 के करीब इसकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद जितने भी मुग़ल राजे आए वो बहुत ही वीक थे। तो बेसिकली मुग़ल डायनेस्टी का जो डाउनफॉल था, जो डिक्लाइन था, वो हम औरंगज़ेब की मृत्यु से ही मानते हैं। तो जैसे औरंगज़ेब की मृत्यु होती है उसके बाद हमारा भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के और बाद में कम्प्लीटली ब्रिटिश राज के कंट्रोल में आ गया, क्राउन के कंट्रोल में आ गया। तो यहाँ पे फिर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हमारे यहाँ फ्रीडम मूवमेंट चली। उस फ्रीडम मूवमेंट में भी सेकुलरिज्म जो है उसको स्ट्रेंथन किया गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है भाई भाई, सारों ने मिल के अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी। कईयों ने गर्म दल में लड़ी, कईयों ने नरम दल में लड़ी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है और मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा यही वीडियो है अभी तक जो देखी गई है। तो सबसे पहले तो जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उनका सारों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो जब यहाँ पे फ्रीडम मूवमेंट चली वहाँ पर भी सेकुलरिज्म को इंडिया में स्ट्रेंथन किया गया, स्ट्रेंथ मिली।
डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो थी ब्रिटिश इंडिया की, उसकी वजह से हमारे यहाँ पे कम्युनल डिस्कॉर्ड हुए और अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में दरारें भी डाली गई अंग्रेज़ों के द्वारा। सेपरेट इलेक्टोरेट आया मुस्लिम्स के लिए ब्रिटिश राज में। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 के तहत सेपरेट इलेक्टोरेट जब दिया गया तो उसके बाद भी हमारी जो हिंदू वर्सेस मुस्लिम ये जो चीज़ थी ये और ज़्यादा बढ़ गई, खाइयाँ जो थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। सेपरेट इलेक्टोरेट ने जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन थी उसके प्रिंसिपल को काफ़ी एक्सटेंड किया, लेकिन जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी 1885 में तो वो दोबारा सेकुलर वैल्यूज़ को लेकर आई और उसने अलग अलग सेक्ट के, अलग अलग रिलीजन्स के जो लोग थे उनको यूनाइट करने का काम किया। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, इसलिए सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म कहाँ कहाँ पे जस्टिफाई होता है, कहाँ पे डिफ़ाइन होता है, और इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। जितने भी आर्टिकल्स मैं आपको बता रहा हूँ सीधा सवाल पूछा जा सकता है। अब जैसे मैंने कहा कि सेकुलरिज्म जो है वो हमारे प्रियम्बल में मेंशन है, और प्रियम्बल में कब ऐड किया गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1976 में इसको ऐड किया गया। अब ये बात करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिया एक सेकुलर नेशन है और हमारा कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है। इसके साथ साथ ये भी बात करता है कि इंडिया शैल एक्सेप्ट ऑल रिलीजन्स एंड नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन, कि भारत को एज अ स्टेट सारे धर्मों को एक्सेप्ट करना चाहिए और किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं करना चाहिए। आर्टिकल 14 जो है वो ग्रांट करता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ ऑल लॉज टू ऑल रिलीजन्स, कि कानून के सामने तुम सब बराबर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तुम किस धर्म से आते हो, किस जात से आते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कानून के सामने, लॉ के सामने तुम बराबर हो, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और कानून के द्वारा तुम्हें बराबर की ही प्रोटेक्शन मिली है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ ऑल लॉज टू ऑल रिलीजन्स। आर्टिकल 15 प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, सेक्स, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ। तो किसी की रेस क्या है, कोई गोरा है, काला है, किसी का धर्म क्या है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, किसी का सेक्स क्या है, माने महिला, पुरुष, या फिर कोई अगर मान लो किन्नर है, या किसी की कास्ट क्या है, तुम ऊंची जात के हो, नीची जात के हो, जो भी हो, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, तुम जहाँ मर्जी से हो, किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती है। हर प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 बोलता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल सिटीजन्स इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड स्टेट्स देयर वोंट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सेक्स, रिलीजन, कास्ट, डिसेंट, बर्थ प्लेस एंड रेजिडेंस। यानी कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, कोई भी अगर जॉब वगैरह करनी है तो उसमें भी अगर तुम्हारी काबिलियत है तो तुम वो नौकरी ले सकते हो, तुम्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी है। वहाँ पर भी स्टेट के द्वारा किसी भी प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती, सेक्स के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, कास्ट के ऊपर, डिसेंट के ऊपर, बर्थ प्लेस के ऊपर या रेजिडेंस के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर तुम्हारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती है। ये आर्टिकल 16 बोलता है। किस चीज़ पे? कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, यानी अगर तुम्हारे पास काबिलियत है तो तुम नौकरी लो, तुम्हारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी जस्ट बिकॉज तुम महिला हो या पुरुष हो, मतलब तुम्हारा सेक्स क्या है, महिला, पुरुष, या तुम्हारा कौन सा धर्म है, कौन सी जात है, बर्थ प्लेस, जो भी चीज़ है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। फिर आर्टिकल 25 आता है जो फ्रीडम ऑफ कंशाइंस की बात करता है। आर्टिकल 26 आता है जो ये बताता है कि हर रिलीजियस ग्रुप जो है उसके पास राइट है, अधिकार है कि वो अपने इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश कर सके और उनको मेंटेन कर सके रिलीजियस पर्पसेस के लिए। तो अलग अलग धर्मों के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो तुम इंस्टीट्यूशंस को बना भी सकते हो, इस्टेब्लिश भी कर सकते हो और उनको मेंटेन भी कर सकते हो अपने रिलीजियस पर्पसेस के लिए। ये भी तुम्हारे पास अधिकार है। किसने दिया? आर्टिकल 26 ने दिया। 27 क्या बोलता है? स्टेट वोंट कंपेल एनी सिटीजन टू पे एक्स्ट्रा टैक्सेस फॉर द मेंटेनेंस और प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और रिलीजन। अब ऐसा नहीं है कि किसी धर्म या किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को मेंटेन करना है या उसको प्रमोट करना है तो स्टेट उसको ये नहीं बोल सकती कि तुम हमें एक्स्ट्रा टैक्स पे करो, ऐसा भी नहीं हो सकता। ये भी आपके पास अधिकार है आर्टिकल 27 में कि स्टेट किसी भी सिटीजन को कंपेल नहीं कर सकती कि तुम एक्स्ट्रा टैक्स पे करो जस्ट बिकॉज कि हम तुम्हारे रिलीजन या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को मेंटेन कर रहे हैं या फिर प्रमोट कर रहे हैं। आर्टिकल 28 अलो करता है
कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स के द्वारा मेंटेन किया जाता है अपने रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को इम्पार्ट करने के लिए, तो अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, तो वो भी आपके पास अधिकार है, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी बना सकते हैं अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स के, जो कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस या फिर जो भी धर्म से रिलेटेड पढ़ाई लिखाई या जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पे तुम करवा सकते हो, तुम्हारे पास अधिकार है आर्टिकल 28 में। 29 और 30 जो है वो एजुकेशनल और कल्चरल राइट्स प्रोवाइड करती हैं माइनॉरिटीज़ को। जो माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं उनके पास एजुकेशनल और कल्चरल राइट हैं, ये कौन देता है? आर्टिकल 29 आर्टिकल 30 देता है। आर्टिकल 51A जो है ये ऑब्लाइज करता है दैट ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंपोजिट कल्चर। तुम अपने अलग अलग धर्मों को मानो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब देश की बात आनी है तो हर भारतीय नागरिक को हार्मनी प्रमोट करनी है, भाईचारा प्रमोट करना है, एक कॉमन ब्रदरहुड की जो स्पिरिट है उसको प्रमोट करना है, ताकि हमारे भारत का जो रिच हेरिटेज है, जो कंपोजिट कल्चर है, यहाँ पे अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग वेशभूषा है, कहीं पे अलग कपड़े पहनते हैं, कहीं के लोग थोड़े अलग दिखते हैं, कहीं के अलग दिखते हैं, कहीं पे गोरे हैं, कहीं पे काले हैं, कहीं पे बड़े हैं, कहीं पे छोटे हैं, अलग अलग कल्चर हैं, कहीं पे दिवाली या कोई फेस्टिवल्स को अलग प्रकार से मनाया जाता है, कहीं पे अलग प्रकार से मनाया जाता है। ये सारी हमारी रिच हेरिटेज है। यहाँ पे इसको इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि हम तो ऐसा करते हैं, कोई फलाना बंदा ऐसा करता है, नहीं। यहाँ पे हमें खुशी होनी चाहिए, इस बात को हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी है। हमें एक दूसरे के कल्चर का, एक दूसरे के ट्रेडिशंस का, रिलीजन का, जो भी चीज़ें हैं, वेशभूषा का सम्मान करना चाहिए और इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए कि भैया ये हमारे भारत की डाइवर्सिटी है। हमारे यहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी है, फिर भी हम एक दूसरे के साथ हैं, फिर भी जब देश की बात आएगी तब हम एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, क्योंकि ये हमारे भारत का कंपोजिट कल्चर है, रिच हेरिटेज है, और ये हमारा कर्तव्य है कि हम इसकी वैल्यू करें और इसको प्रिजर्व करें। तो ये भी एक ऑब्लिगेशन है सिटीजन्स के ऊपर आर्टिकल 51A के तहत। अब हम बात करते हैं सेकुलरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो आर्टिकल 25 है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो 6 फंडामेंटल राइट्स को ग्रांट करता है हर सिटीजन को। उसमें से एक आता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अपने धर्म को मानने की आज़ादी। आर्टिकल 25 बात करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस की, राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, अपनी मर्जी है, जिस धर्म को मानना है मानो, जिस धर्म को प्रैक्टिस करना है करो। राइट टू प्रोपेगेट एनी रिलीजन, आप जिस धर्म को मान रहे हो आप उसको प्रोपेगेट कर सकते हो, फैला सकते हो। राइट टू प्रोफेस एनी रिलीजन, आप किसी भी रिलीजन को प्रोफेस करो, आपके पास अधिकार है। आर्टिकल 25 जो है वो सारे के सारे रिलीजियस बिलीव्स और रिलीजियस प्रैक्टिसेस को भी कवर करता है कि जो आपने अपना रिलीजियस बिलीफ रखना है रखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिलीजियस प्रैक्टिस आपने करनी है करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास अधिकार है। ये जो राइट हैं ये सिटीजन्स के लिए एज वेल एज नॉन सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल हैं। कि मान लो कि आपके पास अधिकार है, आप जिस मर्जी धर्म को मानो, तो अगर तुम इंडिया के नागरिक हो तो भी तुम अपने धर्म को मान सकते हो। लेकिन मान लो कोई एक्स देश से कोई व्यक्ति आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे उसको बोला जाएगा कि तू अपने धर्म को प्रैक्टिस नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। उसके पास भी अधिकार है कि उसका जो भी धर्म उसने प्रैक्टिस करना है वो उस धर्म को प्रैक्टिस कर सकता है, ये उसका अधिकार है। तो ये जो आर्टिकल 25 के तहत आपको राइट मिल रहा है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये हर नागरिक को है, फिर चाहे तुम इंडिया के सिटीजन हो या फिर सिटीजन नहीं हो, तो भी तुम्हारे पास ये अधिकार है। अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हैं कि इंडियन सेकुलरिज्म और वेस्टर्न सेकुलरिज्म, जो पश्चिमी देशों का सेकुलरिज्म है उसमें और भारतीय सेकुलरिज्म में क्या फ़र्क है। देखो, इंडियन सेकुलरिज्म जो है यहाँ पे ऑल रिलीजन्स गेट इक्वल प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टेट, हर धर्म को इक्वली प्रोटेक्ट किया जाता है स्टेट के द्वारा, जबकि वेस्टर्न सेकुलरिज्म में ऐसा नहीं है। वेस्टर्न सेकुलरिज्म में जो स्टेट है वो सेपरेट है रिलीजियस ग्रुप्स या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और उनकी फंक्शनिंग से। यहाँ पे वेस्टर्न सेकुलरिज्म में स्टेट का धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है, मगर भारत के साथ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि स्टेट का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि स्टेट इक्वल प्रोटेक्शन दे रहा है। यहाँ पे स्टेट बैठी हुई है, स्टेट बोल रही है कि हम बैठे हैं, तुमने जो धर्म मानना है मानो, तुमने जिस धर्म को प्रैक्टिस करना है, जैसे मर्जी प्रैक्टिस करना है, प्रोफेस करना है, प्रोपेगेट करना है करो, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हम बैठे हैं। लेकिन वेस्टर्न सेकुलरिज्म में ऐसा नहीं है। वो नहीं कह रहा कि हम ये करेंगे, वो कह रहा है कि हमारा कोई लेना देना, तुमने जो करना करो, हमारा यहाँ पे कोई तुम्हारे से लेना देना नहीं है।
रिलीजियस ग्रुप हों या इंस्टीट्यूशन हो, उनकी फंक्शनिंग हो, स्टेट बिल्कुल सेपरेट है। यहाँ पे सेपरेशन नहीं है, यहाँ पे स्टेट जो है वो हर रिलीजन को इक्वल प्रोटेक्शन दे रही है। दूसरा डिफरेंस आता है, देखिए हमारे इंडिया में रिलीजन और स्टेट जो है इसके बीच में कोई भी क्लियर डीमार्केशन देखने को नहीं मिलती है। अब हम जब ये बात करते हैं कि स्टेट जो है उसका रिलीजन के साथ कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, मगर यहाँ पे डीमार्केशन नहीं है, तो यहाँ पे ये बताना मुश्किल है कि स्टेट रिलीजन के अंदर घुस रही है कि नहीं घुस रही है। अब यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी कहा कि मान लीजिए कोई रिलीजियस प्रैक्टिस है और वहाँ पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, तो वहाँ पर स्टेट उसके ऊपर कानून बनाएगी कि भाई इस व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। लेकिन हम जो रिलीजन के वाले लोग होंगे, जो रिलीजन को मानने पहचानने वाले लोग होंगे, वो आ जाएंगे कि भैया ये तो हमारे धर्म के जो हमारा जो अपना फंक्शनिंग है उसमें स्टेट इंटरफेयर करती है। लेकिन यहाँ पे स्टेट जो है वो ये कह रही है कि मैं इंटरफेयर नहीं कर रही हूँ, मैं तो इस व्यक्ति के जो फंडामेंटल राइट हैं उसकी वायलेशन होने से रोक रही हूँ। तो अब यहाँ पे बात क्या हुई कि यहाँ पे क्लियर डिमार्केशन नहीं है रिलीजन और स्टेट में, लेकिन वेस्टर्न सेकुलरिज्म जो है यहाँ पे कंप्लीट सेपरेशन है रिलीजन की और स्टेट की। तो यहाँ पे डिमार्केशन है, यहाँ पे क्लियर डिमार्केशन नहीं है। फिर आता है इंडियन सेकुलरिज्म जो है वो पार्शियल फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है रिलीजियस स्कूल्स को। अब जैसे हमारे यहाँ पे मदरसा हैं जो मुस्लिम के अपने रिलीजियन स्कूल्स होते हैं धर्म के, जहाँ पे धर्म की शिक्षा दीन जो है वो दिया जाता है, तो सरकार उनको काफ़ी पैसा देती है। हमारे भारत में मदरसा हैं या इस प्रकार के जो बाकी रिलीजियस स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता है स्टेट के द्वारा। मगर वेस्टर्न मॉडल जो है यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को नहीं मिलती है। तो भारत में ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो रिलीजियस स्कूल्स या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता है स्टेट के द्वारा, जबकि वेस्टर्न सेकुलरिज्म में कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट स्टेट के द्वारा किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को नहीं दी जाती है। फिर आता है कि इंडियन सेकुलरिज्म में जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ और उनके इंडिविजुअल्स हैं उनके जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। अब जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति के जो रिलीजियस राइट्स हैं उनको अगर वायलेट किया जाता है तो वो जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे उसको प्रोटेक्ट किया गया है। लेकिन वेस्टर्न सेकुलरिज्म जो है वो सिर्फ इंडिविजुअल राइट्स की बात करता है, वो रिलीजियस कम्युनिटीज़ या इंडिविजुअल जो धर्म से रिलेटेड कोई अगर राइट वायलेट हो रहा है तो उसकी बात वेस्टर्न सेकुलरिज्म नहीं करता, वो सिर्फ इंडियन सेकुलरिज्म करता है। यहाँ पे रिलीजियस कम्युनिटीज़ और इंडिविजुअल्स के जो राइट हैं, जो अधिकार हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। वेस्टर्न सेकुलरिज्म में इस प्रकार की कोई भी बात नहीं है। फिर आता है कि इंडियन सेकुलरिज्म में जो रिलीजियस बॉडीज़ है उनका रोल काफ़ी बड़ा है और इंडियन पॉलिटिक्स में भी वो काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं। आपने कई बार देखा होगा चुनावों के समय अलग अलग इंस्टीट्यूशंस आते हैं, अलग अलग बॉडीज़ आती हैं, रिलीजियस बॉडीज़, और फिर वो अपना अपना समर्थन देती हैं कि हम इस पार्टी को समर्थन देते हैं, हम उस पार्टी को समर्थन देते हैं। तो यहाँ पे इंडियन पॉलिटिक्स में भी उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है और वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं भारत के राजनीति में। और ये चीज़ तो किसी से छुपी है नहीं, आप सब तो मतलब ये बात तो इतनी बेसिक है कि आप में से बहुत लोगों को पता ही है कि भारतीय राजनीति में जाति होगी और धर्म हो गया, इससे ऊपर कई बार ऐसा होता है कि हमें देखने को ऐसा लगता है कि अगर जाति धर्म छोड़ दिया जाए तो इंडियन पॉलिटिक्स में कुछ बचेगा ही नहीं। कई बार तो ऐसा भी लगता है, समझ रहे ना। तो यहाँ पे जो रिलीजियस बॉडीज़ हैं उनका रोल बहुत बड़ा है और इंडियन पॉलिटिक्स में वो कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन ऐसा पश्चिमी सभ्यता के देशों के साथ नहीं है, वहाँ पर भी जो रिलीजियस बॉडीज़ हैं उनका रोल है, लेकिन वो रोल काफ़ी छोटा है नेशनल पॉलिटिक्स में। हालांकि इंडियन सेकुलरिज्म में उनका रोल काफ़ी बिग है, काफ़ी बड़ा है, मगर वेस्टर्न सेकुलरिज्म में जो रिलीजियस बॉडीज़ हैं उनका रोल नेशनल पॉलिटिक्स में काफ़ी छोटा है। फिर देखिए हमारे यहाँ पे कोई भी एक रिलीजन डोमिनेट नहीं करता इंडियन सोसाइटी को। अब यहाँ डोमिनेट करने से मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर मेजॉरिटी में एक धर्म के लोग हैं तो वो दूसरे धर्म के लोगों को दबाएंगे या डराएंगे या बोलेंगे कि भैया आप अपने धर्म को नहीं मान सकते, ऐसा नहीं है। हमने यहाँ पे ऐसा भी देखा है कि अगर मान लो कहीं पे टूटी फूटी मस्जिद है तो वहाँ पे हिंदुओं ने आके उस मस्जिद को बनाने का, रिनोवेट करने का काम किया।
हमने ऐसा भी देखा है कि कहीं पे कोई मुस्लिम है, वो किसी हिंदू मंदिर को वहाँ पे साफ़ सफाई कर रहा है या वहाँ पे उसकी मेंटेनेंस कर रहा है। ये देखो, ये है भारत। अगर आप कुछ समय के लिए ये मान लो भी जो इंडियन पॉलिटिक्स में जो लड़ाई झगड़े चलते हैं उसको अगर साइड कर दिया जाए, तो असल में जो गरीब आदमी है, जो मिडिल क्लास आदमी है, उसको कोई लेना देना नहीं होता इन सब चीज़ों से। तो इसलिए यहाँ पे हमारी सोसाइटी में कोई भी एक रिलीजन डोमिनेट नहीं करता है। अभी जैसे कुछ टाइम पहले राम मंदिर बना, तो अयोध्या के राम मंदिर को देखने के लिए कितने तो मुस्लिम्स भी जा रहे हैं। कई मुस्लिम्स ने थोड़ा बहुत जो भी अपने दे सकते थे पैसा, तो पैसा भी दिया। तो ये हमारा भारत है। अब उसी अयोध्या राम मंदिर के बगल में एक मस्जिद भी बन रही है, समझ रहे हो ना, मुस्लिम्स के लिए। तो ये है भारत, ये है भारत की सोसाइटी, भारत का कल्चर, ये है वो कोएग्जिस्टेंस जिसकी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। अब अयोध्या के राम मंदिर की बात आई तो इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, ज़रूर देखेगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो इंडियन सेकुलरिज्म में कोई भी रिलीजन जो है वो इंडियन सोसाइटी को डोमिनेट नहीं करता है। लेकिन वहीं पे अगर हम वेस्टर्न सेकुलरिज्म की बात करें तो वहाँ पे क्रिश्चियनिटी जो है वो एक सिंगल डोमिनेंट रिलीजन है स्टेट का, और काफ़ी रिफॉर्म तरीके से इसको प्रैक्टिस किया जाता है, ये वहाँ पे डोमिनेट करता है। तो इंडियन सेकुलरिज्म में हमारी जो सोसाइटी है उसको कोई भी रिलीजन डोमिनेट नहीं करता। वेस्टर्न सेकुलरिज्म की जो सोसाइटी है वहाँ पे स्टेट में एक सिंगल डोमिनेंट रिलीजन है, एंड दैट इज़ क्रिश्चियनिटी। अभी यहाँ पे ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है कि जो हमारी शेयर सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए और अलो किया जाए अलग अलग जो डाइवर्स ग्रुप्स हैं कि वो साथ में भाईचारा बना के रहें और एक दूसरे के कल्चर का सम्मान करें, अपने कल्चर को प्रैक्टिस करें, अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करें, मगर दूसरे रिलीजन को कुछ गलत ना बोलें, उसको भी सम्मान करें। ज़रूरी नहीं है हमने उसको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस तो अपना ही धर्म होगा, लेकिन हर धर्म की हमें इज्जत करनी है, हमने हर धर्म का सम्मान करना है। तो जो एजुकेशन है और अवेयरनेस है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये बेस्ट तरीका है जो यंग जनरेशन है उसको एजुकेट करने का, कि अपने अपने जो रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं उनकी वैल्यू की जाए, लेकिन जो बाकी धर्म हैं उनकी भी रिस्पेक्ट की जाए। उनको कभी नीची दृष्टि से ना देखा जाए कि जी हमारा धर्म सुप्रीम है, तुम्हारा धर्म ऐसा है। ये सब चीज़ें नहीं करनी है, इस प्रकार की चीज़ों से आपने ऊपर उठना है, क्योंकि आज जो सदी चली है ये साइंस की है, टेक्नोलॉजी की है, ये पीस की है, शांति की है। और शांति तब तक नहीं आ सकती जब तक सारों का, अलग अलग धर्मों का, अलग अलग कल्चर्स का, ट्रेडिशंस का सम्मान हर व्यक्ति नहीं कर पाए। क्योंकि देखो, रहना तो हमें इसी देश में है, ठीक है ना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारों को इस देश के अंदर ही रहना है, समझ लो ना। तो कितना कि तुम इन चीज़ों को ये कर लोगे कि भाई हमारा धर्म ये, तुम्हारा धर्म ये, कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। अपने रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस हैं उसको तुम फॉलो करो, अपने धर्म को मानो और बाकी धर्मों का सम्मान करो, यही एक समझदारी होती है। और इसी से हमारे समाज में, देश में शांति आएगी और हमारा देश जो है वो तरक्की की राह पे चलेगा। और जो भी लोग धर्म या जाति के नाम पे तुम्हें लड़वाना चाहते हैं, आपको चाहिए कि आप उन लोगों का समर्थन ना करें और आप उन लोगों को कहो कि भैया जाति और धर्म के नाम पे हमें मत बांटो। हमारे सामने अगर बात करनी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे करो, जॉब्स पे करो, इकोनॉमी पे करो, डेवलपमेंट पे करो। राजनीति करनी है तो इन चीज़ों पे करो, जाति और धर्म के ऊपर मत करो। अब हम बंटने नहीं वाले हैं। तो ये देश के नागरिकों को समझ होनी चाहिए। जब इस देश के मेजॉरिटी नागरिकों को ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो हमारे देश को जो सोने की चिड़िया बनाने की बात होती है वो बनाने से कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि उसके बाद फिर फोकस जो है वो डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब्स और एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप इन सारों पे जाएगा। तभी जब फोकस जाएगा तभी काम होगा। लेकिन अभी जब फोकस ही जातियों धर्मों पे लगा दिया जाएगा तो फिर कहाँ से डेवलपमेंट और कहाँ से सोने की चिड़ियाँ बनेंगी। तो इन चीज़ों को हमारे देश की जनता, खासकर जो यंगस्टर्स हैं, उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पे हमने होलिस्टिकली इस टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया है, सारी चीज़ों को विस्तार से कवर कर चुके हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी के तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। और जीके करंट अफेयर और जीके टिक्स कैसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और हाँ, जिन भी वीडियोज़ के बारे में मैंने आपको बताया उन सारों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो एक बार उनको जरूर चेक करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।